हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीटेट के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या होते हैं, बार टू बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चंस क्या हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, children in the pre-operational stage struggle most with which of the following concepts। कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस चीज में स्ट्रगल करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ सबसे अधिक संघर्ष करता है। कि सेकंड स्टेज में जो ये है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें बच्चा किस चीज में स्ट्रगल करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेकंड है कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन, थर्ड है सिंबॉलिक प्ले और फोर्थ है डिफर्ड इमिटेशन। तो आपको जैसे पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है, फर्स्ट स्टेज में आता है जीन पियाजे की, तो ये गलत हो गया। सिंबॉलिक प्ले किस में आता है, ये सेकंड में आता है प्री ऑपरेशनल में। और डिफर्ड इमिटेशन भी किस में आता है, प्री ऑपरेशनल में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किस चीज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो आपको पता होगा कि कंजर्वेशन और सैनिटेशन बच्चा कब सीखता है, थर्ड स्टेज में। और इसमें क्या बताया गया है कि स्ट्रगल किस में कर रहा है। अगर थर्ड स्टेज में बच्चे ने ये चीजें सीख ली, कंजर्वेशन और सैनिटेशन सीख लिया, तो उसने स्ट्रगल कौन सी स्टेज में किया होगा, उससे पहली वाली स्टेज में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी, कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड रीजन हिंज शुड स्टील द ड्रग बिकॉज इफ हिज वाइफ डाइज ही विल बी लोनली एंड एवरीवन expects a good husband to care for his family. According to Lawrence Kohlberg, which stage of moral development does this represent? एक बच्चे ने क्या रीजन दिया है कि उसे क्या करना चाहिए, उस ड्रग को चुरा लेना चाहिए किस चीज के लिए, अपनी पत्नी के लिए। क्योंकि एक अच्छा हस्बैंड क्या काम करता है, अपने फैमिली की केयर करता है। एक बच्चे का ये रिस्पॉन्स था जब टीचर ने उससे पूछा कि हिंज में कि उसे क्या करना चाहिए, दवाई चुरानी चाहिए अपनी पत्नी के लिए या नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन है। ये जो बच्चे ने ये रिप्लाई दिया, ये कौन सी स्टेज में आएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन में आएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आएगा, या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आएगा, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आएगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, सोचिए सोचिए। तो इसका आंसर होने वाला है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आप सीधा भी लगा सकते हैं, जब गुड हस्बैंड की बात की जा रही है तो इसमें मैंने पहले भी पढ़ाया था कि ये गुड और बैड की बात आएगी जब वो किस में आता है, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ विच फैक्टर इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किस कारक के महत्व पर प्रकाश डाला है। सबसे ज्यादा जोर या इंपॉर्टेंट किस चीज को बताया है कि इन्होंने, कोलबर्ग सोशल कल्चर थ्योरी में। तो जेनेटिक मैच्योरेशन पर जोर दिया है, आनुवंशिक परिपक्वता पर जोर दिया है, या इंडिपेंडेंट डिस्कवरी लर्निंग पर जोर दिया है, कल्चर लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन पर जोर दिया है, या फिर रेनफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग पर जोर दिया है। तो आइए सबसे पहले रेनफोर्समेंट तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसमें आता है, क्लासिकल कंडीशन में। कल्चर एंड लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी लर्निंग और जेनेटिक मैच्योरेशन। तो इनमें तीन में से कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जहां पर भी आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है, या कल्चर के बारे में बताया जा रहा है, लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है, तो सीधा आपको उसी पर टिक कर देना है, वही आंसर होगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, थर्ड, संस्कृति भाषा और सामाजिक संपर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब द टेम्पररी सपोर्ट given by a teacher
और मोर नॉलेजेबल अदर टू अ लर्नर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब इसमें क्या पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की ने उस सपोर्ट को या उस हेल्प को क्या नाम दिया है, जो किसके द्वारा दी जाती है, एमकेओ द्वारा दी जाती है या किसी टीचर के द्वारा दी जाती है। उस टेम्परेरी सपोर्ट को क्या बोला जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है या कंडीशनिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले जो आपको गलत लगते हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए। कंडीशनिंग नहीं होगा, कंडीशनिंग की थ्योरी में आएगा। इक्विलिब्रियम पियाजे की थ्योरी में आता है। अकोमोडेशन भी किस में आता है? पियाजे की थ्योरी में आता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? स्कैफोल्डिंग, मचान या पार्ट। स्कैफोल्डिंग इसका आंसर रहेगा। टेम्परेरी हेल्प को या सपोर्ट को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, क्या जो हमारा स्कीमा है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको क्या करना? मॉडिफाई करना और क्रिएटिंग न्यू वंस टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। क्या हमने स्कीमा को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया किसी भी न्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? एसिमिलेशन बोला जाएगा, अकोमोडेशन बोला जाएगा, सेंटेशन बोला जाएगा या मैच्योरेशन बोला जाएगा? बताइए क्या बोला जाएगा? तो इसे क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। अब नेक्स्ट देखिए, which of the following theorists argue that cognitive development is a social process and heavily influenced by culture tools? अब इस वर्ड को देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर भी क्या कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में या फिर लैंग्वेज के बारे में बात की जाएगी तो किससे रिलेटेड होगा? किससे बताया था? लेव वाइगोत्स्की से। तो इसका आंसर होने वाला है 3। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम अ टीचर शुड व्यू चिल्ड्रंस एरर एंड मिस्टेक एज ए, क्या कि बच्चा जब कुछ नया सीख रहा है और वो गलती कर रहा है तो टीचर या उसे किस रूप में देखेगा? तो आइए देखिए क्या है। विफलता का प्रमाण है ये, एविडेंस ऑफ अ फेलियर है ये, या एनोइंग डिस्ट्रप्शन है, परेशान करने वाली बाधाएं हैं गलतियां करना, मीनिंगफुल इंसाइट्स इनटू हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे अपनी समझ कैसे बनाते हैं इस पर सार्थक अंतर्दृष्टि है, या फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, इरिविलेंट आउटकम्स। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होने वाला है कि मिस्टेक्स को क्या माना जाए? मीनिंगफुल इंसाइट्स माना जाए कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन क्या रहेगा? द जोन दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस इज कॉल्ड, क्या कि बच्चा या लर्नर खुद क्या कर सकता है और किसी की गाइडेंस की मदद से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? तो आइए क्या बोला जाता है उसे? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है उसे, या फिर जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट बोला जाता है, जोन ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस बोला जाता है, या ऑपरेशनल जोन बोला जाता है? तो आपने सुना है ना, जेडपीटी के बारे में सुना है ना, तो जेडपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जेडपीडी। इन दोनों के डिफरेंस को कि लर्नर खुद क्या कर सकता है और किसी की हेल्प से क्या कर सकता है, उसे क्या बोला जाता है? जेडपीडी बोला जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 9th क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग? अब इसमें क्या पूछा गया है कि जीन पियाजे की स्टेज में लॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, हाइपोथेटिकल रीजनिंग के बारे में या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में कौन से स्टेज में पूछा जाता है या कौन से स्टेज में डेवलप होती है? तो सेंसरी मोटर में होती है या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट में या फॉर्मल ऑपरेशन में? तो सेंसरी मोटर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सेंसिस के थ्रू सीखता है बच्चा। प्री ऑपरेशनल में भी नहीं होगी। कॉन्क्रीट में क्या, जो चीजें सामने होती है कॉन्क्रीट से सीखता है और जो एब्स्ट्रैक्ट किससे सीखता है? फोर्थ स्टेज में। तो इसका कौन सा होने वाला आंसर? फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त
संक्रियात्मक अवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A teacher noticed that a student is trying to solve a puzzle by talking aloud to themselves according to Lev Vygotsky. This self-direct speech is called, ठीक है, कि बच्चा क्या कर रहा है, पजल को सोल्व करते हुए तेजी से मतलब लाउडली बोल रहा है। तो वाइगोत्स्की की स्टेज में वाइगोत्स्की ने इस स्पीच को क्या बोला है। हम पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप की स्पीच आती है, जैसे प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और थर्ड कौन सी है, इनर स्पीच। वाइगोत्स्की ने 3 स्पीच के बारे में बताया, तो इनमें से एक स्पीच होगी। तो वो कौन सी है, इगोसेंट्रिक स्पीच है या प्राइवेट स्पीच है, सोशल स्पीच है या डिस्टोर्टिव स्पीच है। तो ये तो है ही नहीं, सोशल स्पीच भी नहीं है क्योंकि किसी से बात थोड़ी ना कर रहा है, इगोसेंट्रिक भी नहीं है, तो कौन सी बची है, प्राइवेट स्पीच। इसे कौन सा बोलते हैं, निजी भाषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज टाइपली ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर को आमतौर पर किसमें देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फेंट्स एंड टोडलर्स में, अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन में, या स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स में, या पोस्ट एडोलसेंट एडल्ट ओनली। तो कौन सी स्टेज में देखा जाता है किस चीज को, मोरल डेवलपमेंट टाइपली ऑब्जर्व कौन सी स्टेज में की जाती है। बताइए इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा, थर्ड, स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ये इसमें देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, 12th क्वेश्चन। When a child fits a new rubber toy dog into their existing schema or real dogs without changing their category, it is an example of। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब कोई बच्चा क्या करे, श्रेणी बदले बिना एक नए रबर के खिलौने वाले कुत्ते को असली कुत्ते के अपने मौजूद स्कीमा में फिट करता है, तो यह किसका उदाहरण है कि रबर वाले डॉग में को भी फिट कर लिया उसने किसके साथ, इसके साथ, असली वाले कुत्ते के साथ। तो वो क्या हुआ, इसने क्या किया, स्कीमा में कोई चेंज नहीं किया है, तो कंजर्वेशन होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा, एसिमिलेशन होगा या कोमोटेशन होगा। तो इक्विलिब्रियम तो संतुलन बनाना होता है, ये भी नहीं होगा, कंजर्वेशन भी नहीं होगा, तो बच गए 2, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अकोमोडेशन में क्या होता है कि हम किसी भी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें जो नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो चेंज करके एडजस्ट कर लेते हैं, तो चेंज किया जाता है, तो ये अकोमोडेशन में होगा, तो ये गलत हो गया। तो बच कौन सा गया, एसिमिलेशन, जिसमें हमने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई नॉलेज को ऐड कर लिया, वो भी बिना चेंज किए। तो इसका आंसर होने वाला है बी। अगला देखिए 13 क्वेश्चन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन बिगन टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कि बच्चे ने क्या कर लिया है, मास्टर कर लिया है किस चीज में, कंजर्वेशन में। एग्जांपल देखिए क्या है, वॉल्यूम एंड मास रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन शेप ड्यूरिंग विच स्टेज। कि बच्चे को क्या है, पता चल गया है कि अगर वॉल्यूम सेम है और अगर शेप बदल दी जाए तो भी क्या रहेगी, वॉल्यूम सेम ही रहेगी। तो ये कौन सी स्टेज में आता है जीन पियाजे में, बताइए। पहली स्टेज में प्री ऑपरेशनल में आएगा, या सेंसरी मोटर में आएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल में आएगा, या फोर्थ स्टेज कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में। इसका आंसर क्या रहेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव एज क्लासरूम इन्वायरमेंट। ठीक है, कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता कौन सी होगी, कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या रहता है, स्ट्रिक्ट एडरेंस टू अ फिक्स्ड टेक्स्ट बुक करिकुलम रहता है, या रोड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेफिनेशन, रोड मेमोराइजेशन की रही जाती है, या कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रहता है किसमें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट में, या टीचर डोमिनेटेड लेक्चर विद पैसिव लिसनर्स रहता है। ठीक है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, पैसिव लर्नर्स है, और टीचर क्या दे रहा है, सिर्फ लेक्चर दे रहा है। तो ये क्या एक नेगेटिव पॉइंट है, ये नहीं होगा। रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी गलत हो गया। स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते टीचर्स, ये भी गलत हो गया। तो बच कौन सा गया, कि क्या किया जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है, और बच्चे कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा,
सी रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? सी। At which stage of Kohlberg theory do individuals obey laws simply because authorities mandate them and to maintain social order? क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत के विकास चरण में व्यक्ति कानूनों का पालन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकारी उन्हें अनिवार्य करते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये वाला एग्जाम्पल या ये वाली चीज किसमें, कौन सी स्टेज में आती है? पहली स्टेज में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में आएगी, या इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कॉन्फर्मिटी में आएगी, अथॉरिटिव एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में आएगी, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आएगी? तो बताइए कौन सी स्टेज में आएगी ये चीज? तो इसका आंसर होने वाला है, आप दोनों इन दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है या लॉ से रिलेटेड है, या तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो सकता है या अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन हो सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है स्टेज 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए स्टूडेंट हु स्ट्रगल्स significantly with reading printed text, decoding words and recognizing phonemes is likely exhibiting sign of, कि एक छात्र क्या जो मुद्रित पाठ को पढ़ने, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने, शब्दों को डिकोड करने में और ध्वनियों को पहचानने में काफी संघर्ष कर रहा है, तो ये कौन से टाइप की डिसेबिलिटी होगी? डिसकैलकुलिया होगा, डिसग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, या डिस्प्रेक्सिया होगा? बताइए कौन सा होगा? डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है, ये राइटिंग से रिलेटेड है। डिस्प्रेक्सिया किस चीज से रिलेटेड है? सामान्य विकार से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिसलेक्सिया। क्या रहेगा इसका आंसर? डिसलेक्सिया। जब हमें क्या आती है? पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर ये चीज रहेंगी पाठ को पढ़ने में, शब्द अगर हम डिकोड नहीं कर पा रहे तो सीधी सी बात है ना, पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ने से जो रिलेटेड डिसेबिलिटी आती है वो किस में आती है? डिसलेक्सिया में आती है। ये क्या है? एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है ये? एक लर्निंग डिसेबिलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following condition directly affects a student's handwriting skills, fine motor coordination and ability to form legible letters? अब इसमें भी वही चीज दे रखी है कि क्या, कि किसी छात्र को हस्तलेखन कौशल में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, सूक्ष्म मोटे सामान्य और पठनीय अक्षर बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब बच्चा क्या कर रहा है? लिखने में, कोई भी वर्ड्स बनाने में, गैप देने में वर्ड्स में, उसमें क्या कर रहा है? स्ट्रगल महसूस कर रहा है, तो वो कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी होगी? डिसलेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, डिसकैलकुलिया होगी, विजुअल इंपेयरमेंट होगी। तो विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है, मैथ से रिलेटेड भी नहीं है, डिसलेक्सिया भी बताया था मैंने पढ़ने से रिलेटेड है, तो बच गया क्या? डिसग्राफिया। ये किससे रिलेटेड रहेगा? राइटिंग से रिलेटेड। इसका आंसर होने वाला है बी। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरी एम्फेसिस, समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से किस चीज पर जोर देती है? तो चार ऑप्शन है। सेग्रेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू स्पेशल स्कूल, सेग्रेशन पर जोर देते हैं। सेग्रेशन क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। अलग करना मना है ना, कि अलग थलग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई विकलांग है और कोई सामान्य बच्चा है तो उनको अलग बिठा रहे हैं, तो सेग्रेशन क्या है? गलत चीज है, तो ये गलत हो जाएगा। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स टुगेदर इन रेगुलर क्लासरूम अंडर ए यूनिफाइड रूफ, विविध सीखने की जरूरत वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे नियमित कक्षाओं में एक साथ शिक्षित करना, इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। या प्रोवाइडिंग सेपरेट क्यूरिकुला फॉर गिफ्टेड लर्नर्स ओनली, जो क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जिनकी आईक्यू क्या है? 140 से प्लस है, उन्हें क्या करना? अलग पाठ्यक्रम बनाना, उन्हें के लिए अलग करिकुलम देना, ये भी गलत हो जाएगा। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फॉर ऑल स्टूडेंट इक्वली, अब इसमें स्ट्रिक्ट वर्ड क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी सीधा गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्ट नहीं रहना ना बच्चों के साथ, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? डी। कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि सभी बच्चे, जो भी, चाहे विकलांग हो, चाहे दम्ब हो, या नॉर्मल एवरेज बच्चे हो, सभी को क्या? एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका आंसर होने वाला है बी। अगला देखिए,
टू सपोर्ट अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन ए रेगुलर क्लासरूम अ टीचर शुड। क्या कि कोई एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है जिसे कम दिखाई देता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? रिले सोले ऑन ब्लैक एंड व्हाइट चाक बोर्ड्स, कि ब्लैक और व्हाइट चाक बोर्ड पर का यूज करना चाहिए किसको? टीचर्स को। प्रोवाइड टेक्टाइल मटेरियल्स, लार्ज प्रिंटेड टैक्स एंड ऑडियो एड्स, किसको? टीचर्स को। बच्चे को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? टेक्टाइल मटेरियल्स, जो उभरे हुए मतलब मटेरियल्स है वो, या लार्ज प्रिंटेड टेक्सों का यूज करना चाहिए, या ऑडियो एड्स, जैसे कि ऑडियो एड्स में रेडियो हो गया। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्सक्लूड द स्टूडेंट फ्रॉम विजुअल ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें क्या उस बच्चे को अलग थलग निकाल दिया जाए जिसमें देखने का काम हो। तो ये तो सीधी सी बात है, एक्सक्लूड करना गलत होता है। स्पीक वेरी सॉफ्टली ड्यूरिंग लेसन, कि आराम से बोलें। अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो आराम से बोलने से क्या होगा? उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेगी ना जिसको बच्चे आसानी से देख सके या टच करके आसानी से पढ़ सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी गलती है कि ब्लैक एंड व्हाइट चाक बोर्ड का यूज करें। ये क्या बात हुई कि ब्लैक और व्हाइट चाक बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो बच्चे को क्या ज्यादा दिखेगा? नहीं ना। तो बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? टेक्टाइल मटेरियल्स का, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे वो ऐसे हाथ से पढ़ते हैं ना। वो हाथ से कैसे पढ़ पाते हैं? क्योंकि जो अक्षर होते हैं वो उसमें उभरे हुए होते हैं, ऐसे डॉट डॉट से, 6 डॉट से, अलग ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं जिसे, तो उसका यूज किया जाता है। ठीक है। प्रिंटेड, बड़े प्रिंटेड टेक्स्ट होने चाहिए और ऑडियो एड्स का यूज किया जाना चाहिए। किनके लिए? विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों के लिए। आगे देखेंगे, विच ऑफ द गाइडलाइन बिलो बेस्ट डिफाइंस हाउ अ टीचर शुड एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन एन इंक्लूसिव सेटअप। क्या दिए रखा है कि नीचे गए ये ऑप्शन दे रखे हैं, दिशा निर्देशों में से कौन सा सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है कि एक शिक्षक को समावेशी व्यवस्था में व्यक्तिगत मतभेदों को कैसे संबोधित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। इग्नोर करें डिफरेंस एंड टीचर एवरी चाइल्ड आइडेंटिटी। क्या करें? टीचर अनदेखा कर दे, मतभेदों को अनदेखा करना और हर बच्चे को समान रूप से पढ़ाना, या ग्रुप स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली बाय एबिलिटी लेवल्स एंड आइसोलेट लो परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है कि छात्रों को सख्ती से उनकी क्षमता के स्तर के आधार पर समूहित करना और निम्न प्रदर्शन करने वालों को अलग करना। कि क्या जैसे कि जो समझदार बच्चे उनका एक ग्रुप बना दिया, जो समझदार कम है उनका ग्रुप एक बना दिया। सेग्रेशन करना, अलग अलग ग्रुप बनाना, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ठीक है। अडोप्ट द curriculum इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड असेसमेंट टू मैच डाइवर्स लर्निंग बाय स्टाइल। विविध सीखने की शैलियों से मेल खाने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और आकलन को अनुकूलित करना। अगला कौन सा है? पनिश स्टूडेंट्स हु फेल टू कीप अप विद द एवरेज स्टूडेंट। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना? पनिश करना। तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन कौन सा था? इग्नोर डिफरेंसेस एंड टीच एवरी चाइल्ड आइडेंटिकली। कि मतभेदों को, तो मतलब मतभेदों को इग्नोर करके उन्हें पढ़ाना। जैसे कोई कमजोर बच्चा है और कोई समझदार बच्चा है तो उनको सेम मेथड से पढ़ाना। तो ये तो गलत बात है ना, कि जो कमजोर बच्चा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा उसे पढ़ाने के लिए, टीएलएम का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि गलत, कि सभी चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग मेथड अपनाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? फोर्थ, थर्ड, सॉरी, इसका आंसर कौन सा होने वाला है? थर्ड, कि अडेप्ट करे करिकुलम को, मेथड्स को और असेसमेंट को। ठीक है। किस चीज के लिए? लर्निंग स्टाइल्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है? 21, अ स्टूडेंट हु shows exceptional performance across multiple domains, high creativity and rapid problem solving ability is typically categorized as। क्या कि कोई बच्चा क्या कर रहा है? बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है सभी डोमेन्स में, हाई क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाता है, तो वो किस टाइप का बच्चा होगा? वो क्या एक स्लो लर्नर होगा, या एक गिफ्टेड चाइल्ड होगा, ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा होगा, या एन अंडर अचीवर होगा? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? अंडर अचीवर क्रिएटिव नहीं होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी क्या नहीं हो सकता? इजीली को प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता है, उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, स्लो लर्नर भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, अ गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो, जिसकी आईक्यू क्या रहती है? 140 प्लस। ठीक है।
अगला देखेंगे कौन सा है 22 क्वेश्चन। विच लॉ ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्गली एडवोकेट्स फ्रॉम द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन मेन स्ट्रीम स्कूल इन इंडिया। ठीक है, भारत में कौन सा कानून या नीति मुख्य धारा के स्कूल में विशेष जरूरत वाले बच्चों के समावेशन की पुरजोर वकालत करता है कि क्या जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये कौन से उसमें बोला गया है, एनईपी 2020 में बोला गया है, या ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम में था तो ये गलत हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इरा स्कूलिंग गाइडलाइंस में था ये भी गलत है, स्ट्रिक्ट रोट लर्निंग ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या है एनईपी। तो किसमें बोला गया है एनईपी 2020 में डिसेबल बच्चों को किसमें लाने की कोशिश की जा रही है, मेन स्ट्रीम में। अगला देखेंगे, अ स्टूडेंट रीड्स अ बुक out of a genuine curiosity and personal interest rather than for a grade or reward, this is an example। कि बच्चा क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से कोई बुक पढ़ रहा है, ठीक है, वो किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए क्या नहीं पढ़ाई कर रहा है, बुक नहीं पढ़ रहा है। तो ये किस में आएगा, वो बाह्य प्रेरणा में आएगा, आंतरिक प्रेरणा में आएगा, कंडीशन रिस्पॉन्सेज में आएगा, या पनिशमेंट अवॉइडेंस में आएगा। पनिशमेंट अवॉइडेंस नहीं हो सकता, कंडीशनिंग भी नहीं हो सकता, और एक्सटर्निंग भी नहीं हो सकता, बाह्य प्रेरणा नहीं हो सकती ना, वो तो रिवॉर्ड्स के लिए या अप्रेजल के लिए होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। कौन सी प्रेरणा है ये, आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, अगला देखेंगे, असेसमेंट conducted during the instructional process to monitor student learning and provide continuous feedback is known as। ठीक है, छात्रों के सीखने की निगरानी करने और निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए गए आकलन को क्या कहा जाता है। कि जब क्या करा जा रहा है, आपका आकलन मतलब असेसमेंट टाइम टू टाइम किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे उस असेसमेंट को कौन सा असेसमेंट बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। तो कौन सा रहेगा बताइए। तो समेटिव तो क्या होती है, साल के एंडिंग में होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी नहीं है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी नहीं है, तो कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें क्या टाइम टू टाइम कि साल में 2 बार, ऐसा आपने सुना भी होगा यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो किस में आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में क्या करेक्ट है वो ऑप्शन में देखकर आपको बताना है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन स्टूडेंट आर एक्सटिंक्टली मोटिवेटेड बाय कैश रिवॉर्ड। जब क्या है कि बाह्य प्रेरणा से प्रभावित है, रिवॉर्ड्स के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, मोटिवेशन और लर्निंग बोला जाएगा। या मोटिवेशन हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव प्रोसेसिंग, की प्रेरणा का क्या रहता है, किस चीज पर, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, मतलब मोटिवेशन कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहती। तो इसका आंसर ये है। या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कंबाइंड विद स्पोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एनहांस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। या क्या दे रखा है कि आंतरिक प्रेरणा जो है और अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए बच्चे को तो क्या लर्निंग बढ़ सकती है। इसका आंसर ये होने वाला है। या फेयर और फेलियर इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चे को डर हो किस चीज का, फेल होने का या फेलियर का, तो वो ज्यादा लर्निंग में हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो गलत है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी क्या है, अच्छी बात नहीं है, गलत है। इसमें दे रखा है कि मोटिवेशन का इम्पैक्ट मिनिमल होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होने वाला है सी, कि क्या आंतरिक अभिप्रेरणा हो, इंटरनल मोटिवेशन हो, और क्या अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो बच्चे को क्या लर्निंग अच्छी होगी, लर्निंग इंप्रूव होगी। अगला देखिए क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी बताया था मैंने समेटिव असेसमेंट के बारे में। इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, कब यूज किया जाता है, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव डेली टीचिंग मेथड, की लगातार फीडबैक दिया जा रहा है। इवेल्युएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट्स एंड ग्रेडिंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट और टर्म, क्या टर्म के एंड में बता क्या किया जा रहा है, इवेल्युएशन किया जा रहा है किस चीज का, बच्चों का, और ग्रेडिंग के बिहाफ पे वो भी। डायग्नोस करना इंडिविजुअल लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग अ लेसन, जब बच्चे को कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है तो उसके दौरान ही क्या करना, गैप्स के, बच्चे के लर्निंग गैप्स को ढूंढना।
फोर्थ कौन सा रहेगा, एनकरेजिंग पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि बच्चा क्या खुद की कमियों को खुद ढूंढे और उसे ठीक करे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अभी बताया था कि मैंने समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि टर्म के एंड में असेसमेंट किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गिविंग स्टूडेंट चॉइस इन देयर लर्निंग एक्टिविटीज एंड कनेक्टिंग लेसन्स टू देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हेल्प फोस्टर। ठीक है, कि बच्चे को लर्निंग एक्टिविटी किस चीज से कनेक्ट करवा के, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करवा के पढ़ाना, तो किस चीज में हेल्प करेगा, एक्सटर्निक कॉम्प्लियंस में, इंटरनिक मोटिवेशन में, रोड मेमोराइजेशन में, या कोग्निटिव पैसिविटी में। तो अगर यहाँ पे कोग्निटिव एक्टिविटी होता, सॉरी एक्टिव रहता तो ये ठीक हो सकता था, पर पैसिव है तो गलत हो जाएगा, रोड मेमोरी भी गलत हो जाएगा, रोड मेमोराइजेशन सॉरी। अगला कौन सा है, एक्सटर्निक, तो गलती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो बच कौन सा गया, इंटर्नशिप। ठीक है, कौन सा रहेगा, इंटर्नशिप मोटिवेशन। अगला देखिए कौन सा है, द पेडागोजिकल अप्रोच that views the learner as an active producer of knowledge rather than a passive consumer। वह शैक्षणिक दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी को निष्क्रिय उपभोक्ता के बजाय ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखता है, क्या कहलाता है, कि बच्चा खुद करके सीखता तो उसे एक्टिव लर्नर बोलेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया है, बिहेवियर अप्रोच बोला गया है, या कंस्ट्रक्टिविट अप्रोच बोला गया है, या ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन मोड बोला गया है, या फिर रोड इंस्ट्रक्शनल मेथड बोला गया है, कि बच्चा जब खुद करके सीख रहा है तो उसे कौन सा मेथड बोला गया है, कौन सी अप्रोच है वो, तो कौन सी होगी, बताइए बताइए। तो इसका आंसर होने वाला कौन सी है वो, कंस्ट्रक्टिविटी, रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई एम्फेसिस। अब सीसीई किस चीज पर क्या देता है, जोर देता है, टेस्टिंग स्टूडेंट्स ओनली थ्रू ए सिंगल हाई टेक्स फाइनल बोर्ड एग्जाम, इवैल्यूएशन करना बच्चे का, टेस्ट करना किसके, सिर्फ एक बोर्ड के एग्जाम पे, तो ये गलत हो गया। इवैल्यूएटिंग बोथ स्कूलस्टिक एंड पोस्ट डोमेन्स ऑफ ए चाइल्ड ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम। अगला कौन सा है, रैंकिंग स्टूडेंट पब्लिकली बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर, कि रैंक करना, रैंकिंग तो नेगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। इलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ टीचर्स फीडबैक, एलिमिनेट करना कि बच्चों मतलब टीचर ने जो फीडबैक दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है क्या, बी, कि दोनों चीज की, किसकी चीज पर, स्कूलस्टिक और पोस्ट दोनों पर ध्यान देना बच्चे की एक्टिविटीज पर, कि क्या कुछ ग्रोथ हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं, सीसीई। अगला देखेंगे, अ टीचर वांट्स टू एनकरेज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कोर्स भी बोलते हैं। इन द क्लासरूम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड दे प्रायोरिटाइज, किस चीज को, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन से टाइप के, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के, इन, अगला कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस दैट कॉपी लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये तो गलती है ना, कि सीधा जो बुक में है वही देख के बता दिया, ये तो गलत है ना, वही क्वेश्चन थोड़ी ना पूछे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिसमें सिर्फ यस और नो का आंसर हो, तो ये भी गलत है। गलत क्यों है, कि बच्चा इसमें क्या नहीं कर पाएगा, ज्यादा नहीं सोच पाएगा, अपने मतलब जो उसकी थिंकिंग है उससे ज्यादा ब्रॉड नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग रोट मेमोरी ऑफ डेफिनेशन, रोट मेमोरी भी गलत है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, कैसे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, एनालाइज करना सीखेगा, सिंथेसाइज करना सीखेगा, और इवैल्यूएशन सीखेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ऐसे ही इसी टाइप के और ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो कि क्या आने आ सकते हैं आपके आने वाले 5 सितंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।